देखिए इटली के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि इटली के रोम शहर के बारे में हम लोगों ने जाना, वेटिकन सिटी जो कि विश्व का सबसे छोटा देश है, और उसके बाद फिर हम लोग ने एड्रियाटिक की रानी जो है आपके के बारे में पढ़ा, जो एड्रियाटिक तटीय क्षेत्र में आपके एड्रियाटिक सागर के तटीय क्षेत्र में स्थित होता है। तो इसमें अगर आप देखें तो वेनिस को कहा गया था एड्रियाटिक की रानी, और ये एड्रियाटिक सागर है, तो वेनिस शहर भी इटली का ही है। और ऊपर की तरफ जाते हैं, इटली से ही लगा हुआ उत्तर में, उत्तर पश्चिमी भाग में स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां पर बहुत ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि सैलानी आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। वजह यह है कि ये जो है आपके स्विट्जरलैंड जो है एल्प्स पर्वतों की ढालों पर बसा हुआ है और विश्व का सबसे खूबसूरत स्थान माना जाता है। तो विश्व का सबसे खूबसूरत स्थान, सबसे स्वच्छ स्थान, स्वच्छता बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, क्लीनलीनेस जो है आपकी बहुत ज़्यादा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्विट्जरलैंड एक ऐसा जगह है जहाँ पर जो है आपके गरीब लोग नहीं मिलते, पुअर नहीं है वहाँ पे। तो लगभग आप देखेंगे स्विट्जरलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो है खूबसूरत जगह होने की वजह से आपके एक तरह से लोग बहुत जाते हैं यहाँ पे, और विश्व का सबसे खूबसूरत देश माना जाता है कई मानों में। और क्योंकि ये यूरोप के मध्य में स्थित है, मिड पॉइंट पे स्थित है और बहुत खूबसूरत है, इसलिए इसको यूरोप का हृदय स्थल भी कहते हैं, हार्टलैंड ऑफ यूरोप। तो हार्टलैंड ऑफ यूरोप, यूरोप का हार्ट कहा जाता है इसको। तो हार्टलैंड या जो है यूरोप का हृदय स्थल के नाम से जाना जाता है जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। स्विट्जरलैंड के ऊपर ही ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में यहाँ पे छोटे छोटे देश हैं। छोटे छोटे देशों में जैसे ये छोटा सा देश है लग्जमबर्ग, फिर ये आपके है बेल्जियम, फिर इसके ऊपर जो है ये है नीदरलैंड। तो ये जो आपके क्षेत्र हैं, तो नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ये सब छोटे छोटे देश हैं जो कि फ्रांस और जर्मनी की सीमा पे आते हैं। खास तौर से अगर हम बात करें बेल्जियम की, बेल्जियम एक ऐसी जगह है जो चारों तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ है, फ्रांस से इधर और इधर जर्मनी से, और ऊपर की तरफ जो है आपके नीदरलैंड से, चारों तरफ पहाड़ियां और बीच में धसा हुआ पूरा भाग है बेल्जियम का। तो बेल्जियम एकदम गड्ढे में बसा हुआ भाग है, बाकी अन्य आसपास के देश काफी ऊंचे हैं। तो गड्ढे में होने की वजह से या सबसे नीचे होने की वजह से बेल्जियम को एक विशेषकर नाम दिया गया। जैसे आपने देखा होगा कि जहां पर कुश्ती की जाती है, अखाड़े जिनको कहा जाता है, अखाड़े होते हैं, कॉकपिट जिनको कहते हैं इंग्लिश में, तो अखाड़ा या कॉकपिट जिसको हम लोग कहते हैं, आप देखेंगे कि अखाड़ों को जो आपकी जमीन की हाइट है उससे नीचे खोद करके गहराई में बनाया जाता है, गड्ढों में बनाया जाता है। तो ये जो है आपके एक तरह से आप ये कहें कि जिस तरह से अखाड़ों को बनाया जाता है गड्ढों में, गड्ढा बना करके, उसी तरह से लगभग बेल्जियम भी उसी तरह से गड्ढे में स्थित है, जबकि बाकी सारी तरफ जो है, चारों तरफ जो है आपके ऊंचे क्षेत्र हैं। तो बेल्जियम जैसे अखाड़ा बनाया जाता है सेम उसी तरह के स्ट्रक्चर में पाया जाता है। इसलिए बेल्जियम क्या है, बेल्जियम को हम लोग क्या कहते हैं, बेल्जियम को कहा जाता है एक तरह से यूरोप का अखाड़ा, कॉकपिट ऑफ यूरोप। ये कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि जो है इसका यूरोप का। तो बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप, यूरोप के अखाड़े के नाम से जाना जाता है, जो कि इस क्षेत्र में यहाँ पर स्थित होता है। इसके अलावा जब आप यहाँ पर आते हैं तो ये जो सागर है, जैसे भूमध्य सागर हमने आपको बताया था, भूमध्य सागर का भी जो भाग है वो भी जो है आपके एक तरह से मरमरा सागर है और अजीन सागर है। अजीन सागर है, मरमरा सागर है, फिर काला सागर, यहाँ ब्लैक सी है। तो यहाँ पे बॉस्फोरस जल संधि होती है। बॉस्फोरस जल संधि जो है एक तरह से आप ब्रॉड सेंस में अगर कहें तो काला सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, ये पूरा भूमध्य सागर का ही पार्ट है। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो भूमध्य सागर का ही ये अजीन सागर है और ये मरमरा सागर है। तो एक्चुअल में बॉस्फोरस जल संधि जो है वो काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ रही है। तो ये आपके भाग इस तरह से जोड़ रहा है। और ये काला सागर जो है, काला सागर के ऊपर ये जो भाग होता है ये कहलाता है अजोव सागर। ये अजोव सागर का हिस्सा है जो काला सागर में मिला हुआ है। काला सागर, ब्लैक सी को ब्लैक सी क्यों कहते हैं? अब जैसे रेड सी को रेड सी क्यों कहा जाता है, ये अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। रेड सी को रेड सी क्यों कहा जाता है ये आप पवन के टॉपिक में जानेंगे।
जब हम आपको पवन पढ़ाएंगे तो उसी टॉपिक में आपका ये चीज क्लियर होगी। तो उसी तरह से ब्लैक सी को ब्लैक सी क्यों कहते हैं, क्या वजह है? तो इस ब्लैक सी के चारों तरफ, जैसे नीचे की ओर तुर्की है, दाहिनी ओर इसके जॉर्जिया है, ऊपर की तरफ जो है आपके एक तरह से रूस का हिस्सा हो जाता है, रशिया हो जाता है नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में, उत्तरी भाग में यूक्रेन है, पश्चिमी भाग में रोमानिया और बुल्गारिया है। तो ये जो है आपके काला सागर इस तरह से घिरा हुआ है चारों तरफ से। काला सागर के चारों तरफ भूमध्य सागरी वन पाए जाते हैं, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट। और भूमध्य सागरी वन बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं, ऊंचे ऊंचे वृक्ष के रूप में जाने जाते हैं। तो यहां पर सघन इसके चारों तरफ वन पाए जाते हैं, बहुत सघन डेंस फॉरेस्ट है जो कि आपके एक तरह से ब्लैक सी के चारों तरफ होता है। और वृक्ष बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, 60-60 मीटर, 80-80 मीटर, 100-100 मीटर, 120 मीटर ऊंचे कहीं पर। इस तरह से जो है आपकी ऊंचाई में जो है आपके पाए जाते हैं। तो बहुत ऊंचे वृक्ष, बहुत हाइट पे, जितने हाइट पे पर्वत होते हैं उतने हाइट तक के जो है आपके वृक्ष होते हैं यहाँ पे। तो विशेषकर अगर कहा जाए तो हाइट, सबसे ज्यादा हाइट वाले वृक्ष एक तरह से अगर कहे जाए तो यहीं पर पाए जाते हैं। बहुत ज्यादा हाइट होती है उनकी भूमध्य सागरी वनों में। तो ये हाइट वाले वृक्ष होते हैं और वृक्ष पास पास होते हैं। तो अत्यधिक ऊंचाई पर जब वृक्ष होते हैं तो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो अंदर आ ही नहीं पाता। खास तौर से ब्लैक सी के आसपास के क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र से कुछ दूर तक पूरा अंधेरा रहता है। ये पूरे रीजन जो है ये पूरे अंधेरे वाले रहते हैं इसके चारों तरफ। बीच में तो प्रकाश पहुंच भी जाता है, लेकिन चारों तरफ वन होने की वजह से चारों तरफ से प्रकाश पहुंच ही नहीं पाता, अंधेरा रहता है पूरा तटीय क्षेत्र में। और समुद्र का जल जिसकी वजह से अंधेरे होने की वजह से काला दिखाई पड़ता है, ब्लैक दिखाई पड़ता है। तो वहां पर अंधेरापन बहुत ज्यादा है, काला पानी दिखाई पड़ता है, बिल्कुल ब्लैक दिखाई पड़ता है। और बीच में जहां पे प्रकाश होता है वहां पर स्वच्छ पानी दिखाई पड़ता है। तो स्वच्छ पानी काले पानी से बिल्कुल मिलता है यहाँ पे। तो ब्लैक जो आपके पार्ट दिखाई पड़ता है वो ब्लैक जो है एक तरह से आप ये कहें कि ब्लैक सी इसको क्यों कहा जा रहा है, काला सागर क्यों कहते हैं? काला जल दिखने की वजह से। और ये काले जल कैसे दिख रहा है? काला जल जो दिख रहा है ये आपके भूमध्य सागरी वन की वजह से। तो भूमध्य सागरी वन जो है इसके चारों तरफ स्थित होते हैं, इसके चारों तरफ पाए जाते हैं। तो इसको भूमध्य सागरी वन से ये पूरा भाग घिरा होता है, पूरा पार्ट घिरा होता है। तो ये भूमध्य सागरी वन होते हैं जो इसको चारों तरफ से आपके घेरे होते हैं। इसी वजह से इसको काला सागर के नाम से जाना जाता है। और ये जो ब्लैक सी है, ये ब्लैक सी है, ये जो पूरा ब्लैक सी का हिस्सा है, इसके ऊपर ये अज़ोव सी है जो यहां पर भी आप देख रहे हैं, यहां पर भी देख रहे हैं। काला सागर के जस्ट बगल में ये है कैस्पियन सागर। ये कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर है। यहीं पर जो है अरल सागर है, अरल सागर होता है जो कि इस क्षेत्र में कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के सीमा पर। तो कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान की सीमा पर जो है आपके एक तरह से अरल सागर है जो कि यहाँ पे पाया जाता है। ये है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर को अगर आप देखें तो आपके इसके पश्चिम में जैसे रूस है, उत्तर पश्चिम भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में कजाकिस्तान है, पूर्वी भाग में तुर्कमेनिस्तान इसकी सीमा पर लगता है, नीचे की तरफ पूरा ईरान होता है, पश्चिम की तरफ अजरबैजान होता है, अजरबैजान नामक देश है। तो ये सब जो है कैस्पियन सागर को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है। स्थल अवरुद्ध देश का मतलब क्या हुआ? चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ। चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ के मतलब क्या हुआ? झील। इसके मतलब ये झील है। ऐसा जल का भाग जो चारों ओर से स्थल से घिर जाता है वो क्या होता है? झील। ये झील है, इसको कैस्पियन झील कहा जाता है। लेकिन क्योंकि इसमें दो नदियां गिर रही हैं तो ये आपके वोल्गा और यूराल, यूराल जो रूस से आती है, तो यूराल और वोल्गा ये दो नदियां आकर के इसमें गिर रही हैं। तो यूरोप के बहने वाली वोल्गा और यूराल नदियां जो हैं इसमें आकर के गिरती हैं। और नदियों के गिरने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? सागर कहा जाता है, समुद्र कहा जाता है। क्योंकि इस झील में, ऐसे तो ये झील है, स्थल अवरुद्ध झील या स्थल अवरुद्ध जो है आपके जल का भाग आप ये कह सकते हैं, लैंड लॉक्ड सी।
तो ऐसा समुद्र का भाग जो कि चारों तरफ से घिरा हुआ है, ये विश्व में सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध सागर कहा जाता है। बिगेस्ट लैंड लॉक्ड सी, ऐसी सी जो चारों तरफ से स्थल से घिरी हो, वो सबसे बड़ी कौन है? ये तो है एक्चुअल में झील, लेकिन सागर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहां पे वोल्गा और यूराल, ये दो नदियां इसमें गिर रही हैं। वोल्गा यूराल नदियों के गिरने की वजह से इसको कैस्पियन सागर कहा जाने लगा। तो इसकी पद बढ़ गया, क्योंकि एक तरह से झील की तुलना में सागर जो है काफी बड़ा है, और नदियां क्योंकि गिर रही है इसलिए जो है आपके ओहदा बढ़ गया। तो इसलिए अब झील नहीं कहा जाता, नॉर्मली जो है आपके सागर कहा जाता है। तो अब यहां पर क्या है कि इसको आप कैस्पियन झील भी कह सकते हैं, इसको आप जो है आपके सागर भी कह सकते हैं। सागर क्यों कह सकते हैं? नदियां से घिरा हुआ है। झील क्यों कह सकते हैं? चारों तरफ से स्थल से घिरा है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, अभी आप आगे चल करके पढ़ेंगे, तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कह रहे हैं, झील, लेक, तो आपका आंसर क्या होगा? कैस्पियन सागर। तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, इसका आंसर क्या है? कैस्पियन सागर। झील कह रहे हैं लेकिन आंसर सागर में दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि यह खुद झील है कैस्पियन सागर। तो इसलिए विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहा जाए तो आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। या विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध सागर, लैंडलॉक्ड सी, तो उसका भी आंसर कैस्पियन सागर हो जाएगा। तो कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध सागर है, लैंडलॉक्ड सी है, और जो है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये दोनों चीजें जो है आपके इसके साथ होती हैं, जो कि यहां पर पाई जाती हैं। तो कैस्पियन सागर के रूप में इसको जाना जाता है। इसके अलावा कैस्पियन सागर के अलावा जो ये पार्ट है कैस्पियन सागर के पूर्व में, ये भी जो है आपके खारे पानी की झील है, इसे अरल झील के नाम से जाना जाता है, अरल लेक के नाम से जाना जाता है। तो ये अरल झील है जो कि इस क्षेत्र में यहां पर स्थित होती है। तो अरल झील जो है आपके एक तरह से इसको कहा जाता है। तो अरल झील जो है एक तरह से कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित जो है आपके झील होती है, जो कि यहाँ पे पाई जाती है, जो कैस्पियन सागर के पूर्व में स्थित होती है। ये सब हिंद महासागर के पार्ट आप ये कह सकते हैं, क्योंकि हिंद महासागर का तो नहीं, यूरोप अफ्रीका के बीच में है, लेकिन क्योंकि हम लोग ने क्यों इसको इन सब को पढ़ लिया यहाँ पर, इसलिए पढ़ लिया क्योंकि ये भूमध्य जो आपके एक तरह से स्वेज नहर हम लोग ने पढ़ी थी, स्वेज नहर जो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, तो इसका मतलब हिंद महासागर यहाँ से जुड़ रहा था। इसलिए हम लोग ने साथ में अंदर का जल के भाग के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया कि कौन कौन सी चीजें कहां कहां पर स्थित होती है। अब ये सारा पार्ट जो है आपके एक तरह से कंसर्निंग होता है, जो कि हिंद महासागर से कंसर्निंग है। अब देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हिंद महासागर का क्षेत्र यहां पर जो है स्थित होता है। अब यहीं पे अगर देखें, ये जो है यहां पे 3 द्वीप पाए जाते हैं। ये है सोकोत्रो, ये है सेचल्स, ये है चागोस। तो ये आपके द्वीप होते हैं जो सेचल्स, सोकोत्रो, सेचल्स और चागोस है, यहाँ के द्वीप है। उसके अलावा यहाँ पे होता है मॉरिशियस, मॉरिशियस का क्षेत्र हो जाता है। मॉरिशियस बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि मॉरिशियस जो है इंडिया से बहुत संबंधित है, इंडिया से इसका जो है बहुत सारी चीजें जो है आपके इंपोर्ट करता है ये इंडिया से। दूसरी चीज, मॉरिशियस में इंडियन ज्यादा रहते हैं, भारत मूल के निवासी आपके ज्यादा मिलेंगे। यहाँ भारत मूल के निवासी इंडियंस आपके कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं, जो कि यहाँ पर स्थित होते हैं। तो मॉरिशियस अक्सर जो है, और बहुत क्योंकि समुद्र के बीच में जो है आपके एक तरह से सागर है, तो ये एक तरह से बहुत खूबसूरत जगह है मॉरिशियस का क्षेत्र, जो कि यहाँ पर स्थित होता है। तो सोकोत्रो, सेचल्स, चागोस, मॉरिशियस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपके ये हो जाते हैं, द्वीप हो जाते हैं, जो कि यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा जो आपके क्षेत्र है, तो एक और द्वीप होता है जो कि यहाँ पे पाया जाता है, यह है मालदीव्स। मालदीव भी यहीं पर स्थित होता है, जो कि यहाँ पे स्थित होता है। और इसमें भी जैसे मान लीजिए कि आपके मालदीव जो है, मालदीव को भी कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर जो है ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के जस्ट नीचे जो है मालदीव है।
तो जब इंडियन ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे काफी पढ़ेंगे चीजों के बारे में, विस्तृत रूप से पढ़ेंगे फिर। और इस तरफ जो है आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीप होते हैं, अंडमान निकोबार है जो कि इस क्षेत्र में यहाँ पर पाया जाता है। तो ये मालदीव होता है, मालदीव के ऊपर लक्षद्वीप है जो कि इस क्षेत्र में यहाँ पर पाया जाता है। उसके अलावा यहीं पर एक और द्वीप है, ये है आपके ड्यूगो गार्सिया द्वीप। अब ड्यूगो गार्सिया जो द्वीप है ये एक्चुअल में क्या है कि ड्यूगो गार्सिया द्वीप बहुत चर्चा में आया। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी, आपको याद होगा कि भारत के संसद पर आतंकवादियों के द्वारा हमला किया गया था और संसद में ही आपकी गोलियां चली थी, फिर वहीं पर उनको शूट आउट किया गया था। तो संसद के जो है आपकी सीमा में घुस गए थे ये लोग। तो ये जो है आपके एक तरह से कहा जाए कि ये जो क्षेत्र था ये किस लिए प्रसिद्ध में आया? ड्यूगो गार्सिया। जिस समय इस तरह की आतंकवादी घटनाएं पूरे विश्व में फैल रही थी, विश्व में ढेर सारी आतंकवादी घटनाएं, हर देश में आतंकवादी घटनाएं चल रही थी, उस समय यूएसए ने खासतौर से दक्षिण एशियाई देशों में जो है आपके आतंकवादी घटनाएं बहुत बढ़ गई थी। तो जब भारत के संसद पर हमला हुआ उसी के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने, यूएसए ने जो है इसी ड्यूगो गार्सिया द्वीप से एक अभियान चलाया जिसमें जो है आपके भागीदारी संयुक्त राज्य अमेरिका ने, यूएसए ने भारत की ली। तो भारत और जो है यूएसए के सहयोग से एक अभियान चला और ये जो अभियान चला था वो एक तरह से एंटी टेररिस्ट प्रोग्राम था। एंटी टेररिस्ट प्रोग्राम मतलब समुद्र से वॉच रखना पूरे जो है दक्षिण एशियाई देशों पर कि क्या क्या एक्टिविटीज क्या क्या हो रही हैं। तो ये जो है आपके एक तरह से ड्यूगो गार्सिया द्वीप से जो है आपके एक तरह से ये चलाया गया और इसीलिए ड्यूगो गार्सिया इसे कहते हैं। ड्यूगो गार्सिया द्वीप जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये जो है आपके ड्यूगो गार्सिया तब से चर्चा में है, जबकि वो प्रोग्राम चल नहीं पाया। एंटी टेररिस्ट प्रोग्राम जो चलाया गया बहुत ज्यादा जो है आपके इफेक्टिव नहीं रहा और प्रयास किया गया था लेकिन वो जो है सफल नहीं रहा। तो ड्यूगो गार्सिया इस तब चर्चा में आया कि हाँ ड्यूगो गार्सिया से ऐसा ऐसा होने जा रहा है। उसके बाद से क्वेश्चंस की झड़ी लग गई, खूब पूछा जाने लगा कि ड्यूगो गार्सिया कहाँ है, किस महासागर में है, किस जो है जगह पर स्थित है। तो इंडियन ओशन में है या फिर जो है पैसिफिक ओशन में है, अटलांटिक ओशन में है, आर्कटिक ओशन में है, कहाँ है। तो इस तरह के प्रश्न ढेर सारे पूछे जाने लगे और उसी समय कभी कभी ये भी पूछा जाता था और यहीं पर जो है आपकी गर्त भी है, ट्रेंच। तो ड्यूगो गार्सिया के पास पाई जाने वाली गर्त को ड्यूगो गार्सिया गर्त भी कहते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम में, सिविल में, पीसीएस में एक प्रश्न आया था कि ड्यूगो गार्सिया गर्त कहाँ है। तो उन्होंने ड्यूगो गार्सिया द्वीप नहीं पूछा, वो गर्त पूछ लिया उन्होंने। तो ड्यूगो गार्सिया के पास पाई जाने वाली गर्त को ड्यूगो गार्सिया गर्त के नाम से जाना जाता है। तो जैसे आपने पढ़ा था पूरी पृथ्वी पर 57 गर्तें पाई जाती हैं, 57, जिसमें से 32 गर्तें 32 जो है वो आपके प्रशांत महासागर में थी, 19 गर्तें 19 जो थी ये आपके अटलांटिक महासागर में थी और 6 गर्तें जो आपकी थी वो एक तरह से अगर देखा जाए तो वो हिंद महासागर में पाई जाती थी। और ये 6 गर्तों में से एक गर्त ड्यूगो गार्सिया है जो कि इस क्षेत्र में यहां पर पाई जाती है। ड्यूगो गार्सिया है, कार्ल्स गर्ली है, कूल गर्ली है, ये सब जो है नीचे हिंद महासागर के क्षेत्र में यहां पर पाई जाती है। और यहां पर आपने पढ़ा था कि सुमात्रा और जावा द्वीप जो इंडोनेशिया के हैं इनके बीच में जो है आपके सुंडा जल संधि पाई जाती है। जो सुंडा जल संधि जो है ये एक तरह से जल संधि है जो हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ रही है और सुमात्रा को जावा द्वीप से अलग कर रही है। तो सुमात्रा जावा द्वीप अलग हो रहे हैं सुंडा जल संधि के द्वारा। तो सुंडा जल संधि जो है आपके एक तरह से कहा जाए तो ये जल संधि है जो कि आपके सुमात्रा को जावा से अलग कर रही। तो सुमात्रा जावा यहां से अलग हो रहे हैं इस सुंडा जल संधि के द्वारा। और सुंडा जल संधि के लिए एक और विशेष चीज यहां पर बात यह आती है कि अगर हम लोग देखें तो सुंडा जल संधि को एक और नाम से जाना जाता है उसको, क्योंकि जावा द्वीप के पास पाई जाती है ये और सुंडा जल संधि के अंदर है गर्त। यहां पे एक गर्त है, उस गर्त को जावा गर्त या सुंडा गर्त कहते हैं। तो सुंडा गर्त क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सुंडा जल संधि के अंदर है। और जावा गर्त क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जावा द्वीप के पास है, तटीय क्षेत्र में।
तो इसलिए इसको सुंडा अथवा जावा गर्त के नाम से जाना जाता है। अब 6 गर्तों में जो हिंद महासागर की जो है आपके एक तरह से गर्तें हैं, उनको अगर देखा जाए तो सबसे गहरी गर्त जो पाई जाती है वो आपके यही होती है सुंडा गर्त। तो सुंडा अथवा जावा गर्त हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त होती है। अब फिर से आपको रिकॉल करा दें, 57 गर्तें थी, 32 गर्तें जो है आपके प्रशांत महासागर की सबसे गहरी गर्त या पूरी पृथ्वी की सबसे गहरी गर्त पूछा जाए तो कहां है? उत्तरी प्रशांत महासागर में, फिलीपींस के द्वीपों के पास, जिसका नाम था मैरियाना गर्त। और मैरियाना गर्त किसके अंदर थी? चैलेंजर कटक के अंदर थी, चैलेंजर रिज के अंदर। फिर इसी तरह से अटलांटिक महासागर में देखा जाए तो अटलांटिक महासागर में सबसे गहरी गर्त कौन सी थी? गर्तें तो बहुत सारी थी, जैसे मान लीजिए वेबली थॉम्सन थी, जो आपके जो है एक तरह से डॉल्फिन गर्त थी, जो है चैलेंजर गर्त थी, चैलेंजर राइज जो नीचे पाई जाती थी, प्योर्टो रिको थी। लेकिन सबसे गहरी गर्त कौन सी थी? प्योर्टो रिको। प्योर्टो रिको गर्त अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त है। और हिंद महासागर में भी उसी तरह से, जैसे ड्यूगो गार्सिया है, कार्ल्सवल्ली है, कूल गल्ली है, सुंडा गर्त है, इन सब गर्तों में सबसे गहरी गर्त जो पाई जाती है वो है सुंडा गर्त, सुंडा अथवा जावा गर्त। तो सुंडा क्यों नाम पड़ा? क्योंकि सुंडा जल संधि में है। जावा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जावा द्वीप के तटीय क्षेत्र में है। तो सुंडा अथवा जावा गर्त दोनों ही नाम है। सुंडा अथवा जावा गर्त ये हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्तों में से एक है। सबसे गहरी गर्त होती है जो कि इस क्षेत्र में यहां पर पाई जाती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये हिंद महासागर के क्षेत्र हो जाते हैं जो इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। अब देखिए, हिंद महासागर के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो कि आपके अभी डिफाइन नहीं हुए, पूरी तरह से हम लोग ने नहीं पढ़ा, कुछ चीजें हम लोग ने छोड़ दी हैं। अभी देखिए, अभी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे जब लक्षद्वीप और अंडमान पढ़ेंगे तो 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल क्या है, तो चैनल्स के बारे में भी हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। तो आप खुद देखेंगे कि हाँ, ये कितने इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये अभी चीजें अभी छूटी हुई है। फिर गुजरात के आसपास पूरे जो है आपके एक तरह से वासल है, अलिया बेट है, खैरिया बेट है, तो ये सब द्वीप है जो कि यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये क्या है? ये समुद्र से जो है आपके एक तरह से जिससे पेट्रोल निकाला जाता है वो क्षेत्र है। लेकिन अभी हम लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हैं इसको? अभी इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सारा पार्ट इंडियन ज्योग्राफी का है। जब आपके इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट होगी तब हम लोग लक्षद्वीप विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, और गुजरात मुंबई के पास जो आपके क्षेत्र है वहां पर जो द्वीप हैं उन द्वीपों को विस्तृत रूप से यहाँ पर पढ़ते हैं। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हाँ पूरी तरह से हम लोग ने हिंद महासागर पढ़ लिया, हिंद महासागर का मैक्सिमम पोर्शन हम लोग ने कवर अप कर लिया। बस ये है कि अब जो इंडिया से संबंधित द्वीप हैं उनको क्योंकि डिटेल वे में पढ़ने की जरूरत है। वजह ऐसे तो अगर आप देख लें तो मालदीव के ऊपर जो है यहाँ पे लक्षद्वीप होता है। लक्षद्वीप जो है आपके लक्का द्वीप के नाम से जाना जाता है। कुछ इंफॉर्मेशन हल्की फुल्की हम दे देते हैं। लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप जो है आपके लक्का द्वीप के नाम से जाना जाता है। और ये प्रवाल भित्तियों के द्वारा निर्मित द्वीप है जो कि आपके प्रवाल भित्तियों से बना है। और प्रवाल भित्ति कहाँ पे विकसित होती है? समुद्र में, क्योंकि इसका विकास समुद्र से हुआ है इसलिए इसको समुद्रपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये समुद्रपुत्र है। 8 डिग्री चैनल जो है आपके मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करती है क्योंकि 8 डिग्री उत्तर अक्षांश से होकर के जो है जल का भाग जा रहा है। 9 डिग्री अक्षांश जो होता है वो उत्तरी लक्षद्वीप को दक्षिण लक्षद्वीप के द्वीपों से अलग करती है। तो मिनिकॉय और कावारती द्वीप अलग होते हैं। तो ये अभी आगे चल करके आप डिटेल में पढ़ेंगे। और 10 डिग्री चैनल जो होता है ये अंडमान को निकोबार से जो है आपके अलग करता है। तो अंडमान निकोबार आपके अलग होते हैं। यहाँ पर और भी जो है आपके एक तरह से जल संधियां हैं जो आपके पाई जाती हैं द्वीपों के बीच में। लेकिन द्वीप जब आपके बड़े दिखाई पड़ेंगे और जब हम आपको द्वीप के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से द्वीप कहाँ कहाँ स्थित है तो पढ़ने में थोड़ा सा क्लियर होगा। अभी हिंद महासागर देख रहे हैं तो ये सिर्फ डॉट्स के फॉर्म में आपको दिखाई पड़ रहे हैं, कोई बहुत विस्तृत रूप में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। लेकिन जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल वे में आप चीजों को जानेंगे। तो इसलिए जो है आपके ये पूरा क्षेत्र हो जाता है जो कि इंडियन ओशन के रूप में जाना जाता है। और इसी को अगर आप मैप पर देखें, ग्लोब पर देखें, तो ग्लोब पर ये पूरा क्षेत्र आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा है जो कि इस क्षेत्र में यहां पर स्थित होता है। तो ये जो है जैसे आप देख रहे हैं ये अफ्रीका है, अफ्रीका का पार्ट है, ये अरब प्रायद्वीप है, ये वाला जो पार्ट है इंडिया का है, इधर की तरफ इंडोनेशिया का सुमात्रा है, ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, नीचे अंटार्कटिका है। ये पूरा क्षेत्र आपके इंडियन ओशन के नाम से जाना जाता है। यहां पर भी अगर आप देखें
तो जैसे जो द्वीप हम लोग कह रहे थे, सोकोत्रो द्वीप ये है, सेचल्स द्वीप ये है, सेचल्स जो है आपके लिखा हुआ ये है मॉरिशियस जो कि यहाँ पर पाया जाता है, इस क्षेत्र में यहाँ पर स्थित होता है। फिर ये है चागोस, चागोस के ही नीचे यहाँ पर ड्यूगो गार्सिया दिख रहा है, चागोस है, ड्यूगो गार्सिया है, ये सब द्वीप होते हैं जो कि इस क्षेत्र में यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये जो है आपके द्वीप होते हैं जो कि इस क्षेत्र में यहाँ पर जो है कहा जाता है द्वीप। अच्छा, और विस्तृत रूप से अगर हम चलें और डिटेल वे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो अफ्रीका से लगा हुआ यहाँ पर एक द्वीप वो होता है, ये जो है ज़ांज़ीबार द्वीप के नाम से जाना जाता है। ज़ांज़ीबार द्वीप क्या है? ज़ांज़ीबार द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है? ज़ांज़ीबार द्वीप इसलिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर लौंग का उत्पादन बहुत होता है, लौंग खाने वाली लौंग जो होती है उसका उत्पादन बहुत होता है। लौंग को इंग्लिश में क्लोव कहते हैं, इसीलिए इसको लौंग का द्वीप कहा जाता है, ज़ांज़ीबार द्वीप को। इसे लौंग का द्वीप या क्लोव आइलैंड के नाम से जाना जाता है। तो क्योंकि प्रश्न आज पूछा जा चुका है कि क्लोव आइलैंड किसको कहते हैं, तो ज़ांज़ीबार द्वीप को क्लोव आइलैंड के नाम से जाना जाता है। तो क्लोव आइलैंड होता है जो कि इस क्षेत्र में स्थित होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेडागास्कर, जैसे आपने पढ़ा था, ये मेडागास्कर पूरे हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। और ये जो है आपके द्वीप देख रहे हैं आप मेडागास्कर, ये पूरे हिंद महासागर में सबसे बड़े द्वीप के रूप में जाना जाता है। तो बिगेस्ट जो है आपके द्वीप हो जाता है जो कि इस क्षेत्र में यहां पर स्थित होता है। अब अगर देखें तो मेडागास्कर ये है, ये अफ्रीका का एक देश है जिस देश का नाम होता है आपके मोजम्बिक। ये मोजम्बिक देश है। तो मोजम्बिक देश है ये, और ये है मेडागास्कर द्वीप। दोनों के बीच में जो जल का भाग है इसे कहा जाता है मोजम्बिक जो है आपकी जल संधि, मोजम्बिक चैनल। तो मोजम्बिक चैनल के नाम से आना था। मोजम्बिक चैनल मोजम्बिक देश को मेडागास्कर द्वीप से अलग करता है। तो अगर ये पूछा जाए कि कौन सी जल संधि या कौन सा चैनल जो है आपके मेडागास्कर को मोजम्बिक देश से अलग कर रहा है, तो वो आपके मोजम्बिक चैनल है। तो मोजम्बिक चैनल, मोजम्बिक जो है आपके एक तरह से देश को मेडागास्कर द्वीप से अलग करता है, और मोजम्बिक देश की वजह से ही इस चैनल का नाम मोजम्बिक चैनल पड़ा है। तो मोजम्बिक चैनल जो है आपके जलसंधि हो जाती है जो कि यहाँ पर पाई जाती है। तो जलसंधियां जैसे आपने बहुत सारी पढ़ी हैं। फिर अब जैसे हमने आपको बताया कि जो विस्तृत रूप से पढ़ने वाली जलसंधि है उसमें से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पाक स्टेट है, तो पाक स्टेट जो होती है, पाक जलसंधि जिसको हम लोग कहते हैं, तो पाक स्टेट जो होती है ये आपके भारत और श्रीलंका को अलग करती है। और भारत श्रीलंका को अलग करके और नीचे की तरफ हिंद महासागर का क्षेत्र है, ये है बंगाल की खाड़ी, आप ये कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी को हिंद महासागर से जोड़ती है, ऐसे कह सकते हैं। जबकि हमने आपको बताया था बंगाल की खाड़ी भी हिंद महासागर है, लेकिन इस पोर्शन को विशेषकर जो है आपके बंगाल की खाड़ी कहा जा रहा है क्योंकि सागर के रिस्पेक्ट में है, और बाकी जो है आपके महासागर के रिस्पेक्ट में है। तो इसलिए जो है पाक जलडमरू मध्य, इसको जिसको कहा जाता है पाक स्टेट, तो पाक जलडमरू मध्य ये आपके छोटे छोटे द्वीपों के मध्य स्थित है। अभी विस्तृत रूप से फिर पढ़ना है क्योंकि हम आपको अभी बहुत शॉर्ट में ये सब सारी चीजें बता रहे हैं, क्योंकि जब तक डायग्राम नहीं होगा सामने, जब तक बड़ा द्वीप नहीं होगा, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो भारत और श्रीलंका के बीच में छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, और यहीं पर जो है एडम्स ब्रिज आप पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आपके एक तरह से जलमग्न पूरा जो है आपके ब्रिज है एक तरह से पत्थरों का जो कि यहाँ पर पाया जाता है। तो इन्हीं द्वीपों के बीच में यहाँ पे द्वीप है, द्वीप का नाम है पंबन द्वीप पाए जाते हैं श्रीलंका और भारत के बीच में, भारत के तमिलनाडु के बीच में पंबन द्वीप है। अब इन पंबन द्वीपों में बीच में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है आपके छोटे छोटे जल के भाग है, और यही जल के भाग जो होते हैं ये आपके एक तरह से इसको जो है भारत को श्रीलंका से अलग करते हैं, और जोड़ किसको रहे हैं आपके जो है बंगाल की खाड़ी को जो है इंडियन ओशन से जोड़ रहे हैं। तो ये पूरा कंप्लीट जो है आपके स्टडी हो जाती है जो कि इसमें संबंधित होती है इंडियन ओशन से, और यहीं पे इंडियन ओशन का पार्ट जो है आपके एंड करता है। तो इंडियन ओशन इसको इसीलिए जो है हम लोग ये कहते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि हिंद महासागर इसको क्यों कहा जाता है, ये भी हमने आपको बताया था, क्योंकि ज्यादातर तटीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा है, इसलिए इसको हिंद महासागर का नाम दे दिया गया था। तट सबसे बड़ा जो है आपके इसका है जो कि यहाँ पर पाया जाता है। तो हिंद महासागर के बारे में विस्तृत रूप हम लोग ने देख लिया। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आगे चलते हैं आर्कटिक महासागर के बारे में।
अब देखिए हम लोग ने पढ़ रहे थे हिंद महासागर के बारे में। हिंद महासागर के जो है जितने प्रमुख पार्ट थे वो हम लोग ने पढ़े। उसके अलावा अगर आप देखें तो हिंद महासागर में जो आपके मेन रीजन है या फिर जो आपके ट्रेंचेस हैं, जैसे हमने आपको बताया था जो जावा ट्रेंच है, जावा ट्रेंच, या फिर क्योंकि ये सुंडा जलसंधि होती है, इसी सुंडा जलसंधि में ही ये पूरा जावा ट्रेंच स्थित है। तो जावा ट्रेंच जो होती है, इसको जावा क्यों कहते थे, क्योंकि जावा द्वीप के पास थी। ये सुंडा जलसंधि या सुंडा जलसंधि में स्थित है, इसलिए सुंडा गर्त या जावा गर्त जिसको कहा जाता है, ये एक तरह से सबसे गहरी गर्त है पूरे जो है आपके हिंद महासागर की। तो हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त का नाम जावा ट्रेंच है, जावा गर्त है, और इसी को जो है आपके यहीं पर जो है सुंडा गर्त भी इसको कहा जाता था। क्यों, हमने इसको एक्सप्लेन किया था आपको। जावा द्वीप के पास है इसलिए जावा गर्त, और सुंडा जलसंधि में है इसलिए सुंडा जो है गर्त के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो मैस्कैरन प्लेट्यू है, यहाँ पे जो प्लेट्यू का क्षेत्र देख रहे हैं आप, पठार, ये पठार क्या है, ये समुद्र से ऊपर निकला हुआ पर्वतीय क्षेत्र है जो कि आपके इस क्षेत्र में यहाँ छोटे छोटे द्वीपों के द्वारा बना है। मेडागास्कर द्वीप आपने पढ़ा ही था जो कि यहाँ पे पाया जाता है। क्योंकि ये सोमालिया देश है इसलिए इसको जो आसपास का क्षेत्र है इसको सोमालिया बेसिन के नाम से जाना जाता है। और मोजम्बिक बेसिन जो होता है ये पूरा, इसको मोजम्बिक एस्कार्पमेंट कहा जाता है। एस्कार्पमेंट जो होता है ऊंचे पर्वत होते हैं जो है आपके एक तरह से कगारदार पर्वत जो होते हैं उनको एस्कार्पमेंट कहते हैं। तो मोजम्बिक जो है आपके एक तरह से पठार है, क्योंकि मोजम्बिक देश है अफ्रीका का यहाँ पे, तो अफ्रीका के मोजम्बिक देश के पास ये मोजम्बिक पठार जो है यहाँ पर स्थित होता है। उसके अलावा देखिए ब्रोकन रिज है जो कि यहाँ पे पाई जाती है, ब्रोकन जो है रिज के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहीं पे हमने आपको बताया था ड्यूगो गार्सिया है, यहीं पे ड्यूगो गार्सिया का भाग होता है। ये देखिए चागोस है, लक्का रिज, तो चागोस रिज के नाम से जाना जाता है। यहीं पर ड्यूगो गार्सिया है, कार्ल्सबर्गली है, कोलगर्ली है, ये सब गर्तें होती हैं जो कि यहाँ पर पाई जाती हैं। तो इस तरह से देखें तो ये पूरा जो है एक तरह से आपका ये हिंद महासागर हो जाता है। और हिंद महासागर के क्षेत्र में जैसे आपने देखा ये तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, और ये जो है प्रशांत और अटलांटिक के बाद जो है हिंद महासागर जो है तीसरे बड़े महासागर के रूप में जाना जाता है। अब हम लोग आते हैं जो है आर्कटिक महासागर, चौथा महासागर जो कि आर्कटिक महासागर है, वो सबसे छोटा महासागर है, सबसे छोटा। और अगर हम टॉप व्यू में देखें तो ये उत्तरी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव पर अगर हम देखें तो उत्तरी ध्रुव को चारों तरफ से घेरे है ये पूरा जल का भाग। तो ये जो है आपके जल का भाग है जो वृत्ताकार अवस्था में लगभग लगभग पाया जाता है, सर्कुलर शेप में। जैसे सबका शेप है, जैसे जो आपके एक तरह से प्रशांत है वो ट्रायंगुलर शेप में है, फिर जो अटलांटिक है वो एस शेप में है, फिर इसी तरह से हिंद महासागर लगभग जो है चतुर्भुज आकार में है, क्वाड्रिलेटरल शेप में है, और ये जो है लगभग सर्कुलर शेप जो है शेप में है। तो आर्कटिक महासागर के नीचे जैसे यूरोप का ये क्षेत्र हो जाता है, स्वीडन फिनलैंड का भाग, जो ये रशिया का क्षेत्र हो जाता है, साइबेरिया क्षेत्र जो आपके ये होते हैं, ये साइबेरिया क्षेत्र है, ये पूरा यूरोप और एशिया का क्षेत्र है, ये एशियाई रूस है, और ये इसके। तो आर्कटिक महासागर के नीचे आप ये कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि यूरोप के उत्तर में आर्कटिक महासागर पाया जाता है, एशिया के रूस के उत्तर में जो है आर्कटिक महासागर पाया जाता है। आर्कटिक महासागर के दक्षिण में उत्तरी अमेरिका भी पाया जाता है, जो कि पूरा कनाडा के द्वीप है, कनाडा के सारे द्वीप होते हैं जो कि इस पे पाए जाते हैं। ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड के पास जो है ये पूरा जल का भाग पाया जाता है। तो आर्कटिक महासागर अगर कहा जाए तो इसकी कुछ बहुत प्रमुख चीजें हैं। पहली चीज, ये सबसे छोटा महासागर है, जैसे सबसे बड़ा अगर कहा जाएगा तो प्रशांत है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इसका अधिकांश क्षेत्र ध्रुवीय क्षेत्र में आता है, इसलिए हिम से जो है आपके एक तरह से प्रभावित होता है, और जिसकी वजह से सबसे कम तापमान वाला महासागर है। बाकी और 3 महासागर आपके विषुवत-रेखीय क्षेत्र के आसपास रहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के आसपास रहते हैं। किसी को हम गर्म नहीं कह सकते, क्वेश्चन कभी ऐसे नहीं बन सकता सबसे गर्म महासागर, क्योंकि जितना टेम्परेचर जो है प्रशांत में होता है उतना ही अटलांटिक में भी होता है, उतना ही हिंद महासागर में भी होता है, और जगह जगह वेरिएट करता है, कोई एक फिक्स टेम्परेचर नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरा अटलांटिक महासागर बहुत सारे अक्षांश पर उत्तर से लेकर के दक्षिण तक के पूरे विस्तार में पाया जाता है, जबकि आर्कटिक महासागर एक छोटी सी जगह पर ध्रुव के चारों ओर स्थित है।
इसलिए ये तो नहीं कहा जा सकता सबसे ज्यादा तापमान वाला महासागर कौन सा है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि सबसे कम तापमान वाला महासागर कौन है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ ध्रुव के आसपास पाया जाता है, ध्रुव के उत्तरी ध्रुव के चारों ओर घिरा हुआ है और ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाता है, इसलिए सबसे कम तापमान वाला महासागर आप कह सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब जल का ठंडा होगा, टेम्परेचर कम होगा, तो टेम्परेचर के कम होने से जो जल का भाग होता है, ये एक तरह से कहा जाए कि इसी के अंदर समुद्री जीव विकसित होते हैं, सी क्रीचर्स जो होते हैं, समुद्री जीव जो है आपके जो विकसित होते हैं। तो अब यहां पर टेम्परेचर कम है तो समुद्री जीव कम पाए जाएंगे। समुद्री जीव अगर कम पाए जाएंगे तो समुद्र जीव जो होते हैं जब वो मृत कर जाते हैं तो उन्हीं का अपघटन होता है और उन्हीं से लवण बनता है, सॉल्ट बनता है। तो समुद्र में जो नमक बनता है वो कैसे बनता है? तो समुद्र में पाए जाने वाले जीव जब मर जाते हैं तो मरने के बाद जो है उनका अपघटित भाग, डिकम्पोज्ड पार्ट, रॉक्स बन जाता है, चट्टानें बन जाती है और उसी से हम लोग लवण को प्राप्त करते हैं, सॉल्ट जो है आपके प्राप्त होता है। तो अगर देखा जाए तो सबसे कम अगर समुद्री जीव यही है, सबसे कम तापमान यही है, तो सबसे कम जो है लवणता भी पाई जाती है। तो लवणता जो है, सैलिनिटी जिसको हम लोग कहते हैं, लवण की मात्रा, सॉल्ट की मात्रा, तो ये क्या है? ये सबसे कम लवण वाला महासागर हो जाता है। तो इसलिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि जो है आर्कटिक महासागर के रूप में यहां पर जाना जाता है। तो आर्कटिक महासागर इस तरह से अगर देखा जाए तो बहुत ही जो है आपके एक तरह से ठंडा, बहुत छोटा, सबसे छोटा और सबसे कम समुद्री जीव वाला, सबसे कम लवणता वाला महासागर के रूप में जाना जाता है। अब इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप से पढ़ते हैं हम लोग। जैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग यहां से कि जैसे आपने पढ़ा था कि ये जो है बेरिंग जल संधि है। बेरिंग जल संधि यहां पर जो आपके ये यूएसए का जो है पार्ट होता है, जो कि आप जानते हैं अलास्का के नाम से जाना जाता है। अलास्का के उत्तरी भागों में यहाँ पे होता है चुकची सागर, ये चुकची सी है, जो चुकची सागर यहाँ पे पाया जाता है। चुकची सागर के बाद यहाँ पर होता है ब्यूफोर्ट सागर, ब्यूफोर्ट सी है जो कि यहाँ पर पाया जाता है। कनाडा के उत्तरी स्थित ये द्वीप है, द्वीपों के बीच में पाया जाता है। मैक्लियोर स्टेट, मैक्लियोर जलसंधि होती है जो यहाँ पर पाई जाती है। क्वीन एलिजाबेथ द्वीप है यहाँ पे। इसी तरह से जो है हडसन की खाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हडसन की खाड़ी कई बार पूछा गया है कि हडसन की खाड़ी कहां पर स्थित है, तो कनाडा के तटीय क्षेत्र में हडसन की खाड़ी स्थित है। तो हडसन की खाड़ी है और हडसन जलसंधि भी है, तो हडसन जलसंधि के नाम से भी जाना जाता है इसको। फिर इसी तरह से जेम्स की खाड़ी है, ये अंदर जो जेम्स की खाड़ी है, तो हडसन की खाड़ी के अंदर जेम्स की खाड़ी होती है। तो जेम्स की खाड़ी किस खाड़ी में स्थित है अगर पूछा जाए तो हडसन की खाड़ी के अंदर स्थित है। फॉक्स बेसिन के नाम से अगर पूछा जाए, फॉक्स बेसिन कहां पाया जाता है, तो कनाडा के उत्तरी स्थित द्वीपों के बीचों बीच जो है आपके स्थित होता है। और बैफिन की खाड़ी जो है आपके ये पूरा क्षेत्र होता है जो ग्रीनलैंड और इसके बीच में पाया जाता है आपके कनाडा के द्वीपों में। और ये जो है ये अगर देखा जाए तो डेविस जलसंधि है। डेविस जलसंधि विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि पाई जाती है। तो विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि डेविस जलसंधि है, जो आप ये कह सकते हैं कि इसके नीचे यहीं से जो है अटलांटिक महासागर हो जाता है, ऊपर की तरफ आर्कटिक महासागर। तो डेविस जलसंधि आर्कटिक महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। तो इसलिए अगर पूछा जाए कि अटलांटिक और आर्कटिक महासागर किस जलसंधि से जोड़ते हैं, तो डेविस जलसंधि से। और डेविस जलसंधि विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि है, सबसे चौड़ी जलसंधि होती है। फिर यहीं पर होता है लेब्राडोर सागर। लेब्राडोर क्या है? यहां पर जो कनाडा का द्वीप है, ये राज्य है, इस राज्य को कहा जाता है लेब्राडोर। लेब्राडोर राज्य है। और आपने देखा होगा लेब्राडोर ब्रीड के कुत्ते जो होते हैं, डॉग्स जो होते हैं लेब्राडोर, ऊंचे ऊंचे जो है आपके कुत्ते जो होते हैं, लेब्राडोर प्रजाति वो यहीं की है, कनाडा की। तो जो आपके इंडियंस बहुत पालते हैं और यहाँ पे लाए, तो यहाँ पे कैसे आए? ये इंपोर्ट करके लाए गए कनाडा से। तो ये लेब्राडोर जो ब्रीड होती है वो इंडियन ब्रीड नहीं है, वो इसी कनाडा के स्थित जो है आपके राज्य की लेब्राडोर ब्रीड के रूप में जानी जाती है। तो ये लेब्राडोर जो है आपके स्टेट के नाम से जाना जाता है, जो कि इस क्षेत्र में यहां पर स्थित होता है। और आगे की तरफ अगर हम लोग चलें तो और विस्तृत रूप से अगर हम देखना चाहें तो, क्योंकि यहीं पर क्वीन एलिजाबेथ द्वीप है और क्वीन एलिजाबेथ द्वीप पर ही उत्तरी ध्रुव स्थित है, नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल यहीं पर पाया जाता है। तो अगर हम यहां पर देखें तो ये विशेषकर क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड्स ये कहा जाता है, ये सारे आइलैंड्स क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड के रूप में जाने जाते हैं। और यहीं पर उत्तरी ध्रुव का क्षेत्र जो है आपके स्थित होता है। तो बैफिन की खाड़ी जैसे यहाँ पर दिखा रहा है, विक्टोरिया जो है द्वीप है जो कि यहाँ पर पाया जाता है, ये सब जो है बैंक द्वीप है।
तो बैंक द्वीप, विक्टोरिया द्वीप, ये सब जो है आपके कनाडा के द्वीप हैं। कैम्ब्रिज की खाड़ी भी यहीं पर पाई जाती है, जो कि इस क्षेत्र में यहाँ पर स्थित होती है। बैफिन की खाड़ी अभी आपने पढ़ा ही था, ये बैफिन की खाड़ी होती है जो ग्रीनलैंड को कनाडा के या बैफिन आइलैंड से अलग करती है। यहीं पर बैफिन आइलैंड है, बैफिन द्वीप है, जो कि यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो अब ग्रीनलैंड का ये क्षेत्र, ग्रीनलैंड के अगर हम पूर्व में आए तो आप देखेंगे तो ग्रीनलैंड के पूर्व में ये ग्रीनलैंड सागर पूरा कहलाता है, ग्रीनलैंड का क्षेत्र है जो कि इस क्षेत्र में यहाँ पर स्थित होता है। और नॉर्वे के उत्तर में नॉर्वेयन सी है, नॉर्वे सागर के नाम से जाना जाता है, ये नॉर्वे सागर है जो कि इस क्षेत्र में स्थित होता है। फिर इसके अंदर हमने आपको बताया था नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के बीच में ये बूथनिया की खाड़ी थी, जो कि किसका पार्ट था, ये एक तरह से बाल्टिक सागर का पार्ट था। और बाल्टिक सागर विश्व का सबसे कम लवणता वाला सागर है। विश्व का सबसे कम लवणता वाला महासागर अगर कहा जाए, ओशन कहा जाए, तो वो आर्कटिक महासागर है। लेकिन अगर सागरों में कहा जाए, सी में कहा जाए कि सबसे कम लवणता वाली सागर कौन है, तो वो आपके बाल्टिक सागर होता है। तो बाल्टिक सागर विश्व का सबसे कम लवणता वाला सागर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है खूब। तो ये नॉर्वे का क्षेत्र हो जाता है। फिर इसके उत्तर में यहां पर क्या होता है, यहां पर एक द्वीप है जिसका नाम है बियर द्वीप, नॉर्वे के उत्तर में पाया जाता है। नॉर्वे का ही एक और द्वीप है स्वालबार्ड, और स्वालबार्ड द्वीप और जो है आपके एक तरह से बियर द्वीप, ये सब जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। बियर द्वीप क्यों इंपॉर्टेंट है, बियर कहा जाता है भालू को। यहां पर क्या है, यहां पे पोलर बियर्स पाए जाते हैं, सफेद भालू होते हैं जो कि आपके पाए जाते हैं। सफेद रंग, अब कुदरत ने इनका रंग सफेद बनाया है, इसलिए बनाया है क्योंकि जब बर्फीले क्षेत्र होते हैं, पूरा बर्फ से ढका होता है, इनके खाने का इंतजाम नहीं होता, तो ये क्या करते हैं, ये बर्फ में अपने आप को ढक लेते हैं, इनके ऊपर बर्फ पड़ी रहती है और ये ढक लेते हैं। तो बर्फ भी सफेद रंग की होती है और भालू के जो ये आपके एक तरह से बाल है वो भी सफेद रंग के होते हैं। तो दूर से देखने से पता ही नहीं चलता कि भालू है, लेकिन बर्फ में छुपा रहता है। तो आसपास कोई भी अगर इसका जो है प्रे आता है, इसका जो है शिकार आता है, फौरन उसको झपट लेता है। तो ये जो है आपके कुदरत ने बनाया इसको। तो पोलर बियर्स इनको कहा जाता है। पोलर बियर सबसे ज्यादा मात्रा में यहीं पाए जाते हैं, इसीलिए बियर आइलैंड के नाम से जाना जाता है इसको। इसमें भालू की संख्या बहुत है। और स्वालबार्ड द्वीप में हमने आपको बताया था, स्वालबार्ड द्वीप जो है, इसी वजह से नॉर्वे को मध्यरात्रि का सूर कहा जाता था। तो मध्यरात्रि का सूर क्यों कहा जाता था, लैंड ऑफ मिडनाइट सन, क्योंकि रात के 12 बजे भी यहां सूर दिखाई पड़ता रहता है। हमने आपको बताया था 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, और जब 6 महीना दिन हो जाता है तो चाहे रात का 12 बजा हो चाहे दिन का 12 बजा हो, हर वक्त सूर दिखाई पड़ता रहता है, सूर डूबता ही नहीं है। 6 महीने तक सूर यहां पर नहीं डूबता। तो इसलिए ऐसे कंडीशन में जो आपके है, तो ये आपके ये स्वालबार्ड द्वीप जो है आपके इसलिए फेमस है क्योंकि यहां पर लोग जाते हैं, 6 महीना रहते हैं, जब यहां रात हो जाती है यहां से वापस आ जाते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इससे जो है आपके एक तरह से इसी वजह से, क्योंकि यहां पर लोग इस चीज का एक्सपीरियंस करते हैं कि रात हो गई, मध्य रात्रि हो गई, मिडनाइट हो गई, लेकिन सूर्य दिख रहा है। तो रात के 12 बजे भी सूर्य दिखाई पड़ता है, इसीलिए लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे को कहा गया। तो नॉर्वे के इस द्वीप की वजह से, स्वालबार्ड द्वीप की वजह से इसको इस नाम से जाना जाता है। तो स्वालबार्ड, जैसे हमने आपको कहा, स्वालबार्ड पे क्या होता है, यहां पे रिसर्च सेंटर है, इस स्वालबार्ड पे रिसर्च सेंटर है। तो उत्तरी ध्रुव के शोध होते हैं, वैज्ञानिक जो होते हैं आपके यहाँ पर विभिन्न देशों से जाते हैं। यहाँ पर जब यहाँ पर दिन हो जाता है, और दिन हो जाता है 21 मार्च को, 21 मार्च से लेकर के जो है आपके 23 सितंबर तक यहाँ पर दिन रहता है उत्तरी गोलार्ध में। तो 21 मार्च से लेकर के 23 सितंबर के बीच में यहाँ लोग जाते हैं, यहाँ रहते हैं। यहाँ पे सूर्य डूबता ही नहीं है, अंधेरा होता ही नहीं है, सूर्य 6 महीने तक दिखाई पड़ता रहता है। और 23 सितंबर के बाद जब सूर्य डूब जाता है तो फिर दिन नहीं निकलता 6 महीने तक, तो 6 महीने तक रात रहती है। तो 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात जो है इस जगह पे पाई जाती है। लोग क्योंकि एक्सपीरियंस करते हैं, और जब रात हो जाती है तो जब रात हो जाती है तो सूर्य नहीं निकलता, और जब दिन रहता है तो सूर्य डूबता नहीं है। तो इसलिए रात को जो है आपके सूर्य दिखाई पड़ता रहता है, मध्यरात्रि को भी सूर्य को दिखाई पड़ता रहता है। इसीलिए स्वालबार्ड की वजह से नॉर्वे को, देखिए स्वालबार्ड के बगल में लिखा भी है नॉर्वे, तो ये नॉर्वे है क्योंकि नॉर्वे का ये द्वीप है, ये नॉर्वे देश है, नॉर्वे देश का ये द्वीप है। तो नॉर्वे को इसीलिए मध्यरात्रि के सूल के नाम से इसको जाना जाता है। और इसी के नीचे अगर देखें तो बैरेंट सागर है, ये बैरेंट सागर के रूप में जाना जाता है, जो कि फिनलैंड इंग्लैंड के उत्तरी भाग में जो है आपके स्थित होता है बैरेंट सागर।
फिर और नीचे आए अंदर की तरफ, ये जो पूरा भाग है ये है आपके सफेद सागर, व्हाइट सी। आपने देखिए स्टार्टिंग में पीला सागर पहले पढ़ा। पीला सागर को पीला सागर क्यों कहा गया? क्योंकि वहां पर जो है आपके नदी गिरती थी, और नदी जो होती थी वो एक तरह से जो है चीन में बहने वाली नदी जो जाकर के वहां गिरती थी, चीन की जो है आपके पीली मिट्टी को काट के ले जाती थी, इसलिए उसको पीली नदी भी कहते थे, येलो रिवर भी कहा जाता था। और वो जो है आपके एक तरह से जहां गिरती थी पूरे सागर का जल का रंग पीला रहता था, तो सागर का रंग बिल्कुल पीले रंग का दिखाई पड़ता है, तो इसलिए उसको पीला सागर कहा गया था। फिर आपने काला सागर अभी हमने एक्सप्लेन किया था कुछ समय पहले, तो वो आपके काला सागर था। तो काला सागर जो कि आपके ब्लैक सी के चारों तरफ जो है आपके पूरा हमने आपको बताया था वन है भूमध्य सागरी, जिसकी वजह से वहां पे सूर्य का प्रकाश अंदर नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से अंधेरा होता है, तो इसलिए ब्लैक सी हो जाता है जो कि यहां पर स्थित होता है। फिर उसके अलावा ब्लैक सी के अलावा जो आपका क्षेत्र है उसको अगर हम लोग देखें तो इंपॉर्टेंट बात यह रहती है कि जैसे आपका लाल सागर था, तो लाल सागर को लाल सागर क्यों कहा जाता है? तो हमने आपको रोक दिया था, हमने कहा था कि इसको अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसका रीजन कहां पर है, जो आगे आने वाला टॉपिक है, जो कि आपके एक तरह से किसमें है, आपके पवनों में। तो पवन का टॉपिक जो है आपके एक तरह से जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जो है उसका कारण आपको स्पष्ट हो जाएगा। और ये है श्वेत सागर, व्हाइट सी। व्हाइट सी को व्हाइट सी क्यों कहते हैं? व्हाइट सी को व्हाइट सी इसलिए कहा जाता है कि ये जो है आपके रूस के मध्य ये पाए जाने वाला जल का भाग है, और ये ध्रुवीय क्षेत्र में है, ध्रुव के पास है, इसलिए अधिकांश समय तक यहां पर हिम जमी होती है। और जब हिम जम जाती है, खासतौर से जब सूर्य दक्षिण गोलार्ध में जाता है, तो इस पे पूरे पर हिम जम जाती है, और जब हिम जम जाती है तो दूर दूर तक एकदम सफेद रंग का पूरा सागर दिखाई पड़ता है, हिम की वजह से, आइस की वजह से। तो पूरे में सफेद रंग का पूरा सागर दिखाई पड़ता है, और जिसकी वजह से ये सफेद सागर के नाम से जाना जाता है। ये व्हाइट सी इसीलिए इसका नाम पड़ा है, जो कि यहां पर पाया जाता है। अब यहीं पे अगर देखें तो नोवा जेमलिया और नोवा स्कोटिया ये आपके रूस के द्वीप है। तो रूस के द्वीप होते हैं नोवाया जेमलिया और नोवाया स्कोटिया। तो नोवाया जेमलिया और नोवाया स्कोटिया के नाम से ये पूरे द्वीप हैं, जिसके पश्चिम में बेरेंट सागर है और जिसके पूर्व में कारा सागर होता है। तो ये कारा सागर के नाम से जाना जाता है, जो कि इस क्षेत्र में यहां पर स्थित होता है ये भाग। तो कारा सागर जो है, एक काला सागर आपने पढ़ा ब्लैक सी, वो अलग था, काला था, ब्लैक। ये कारा है, कारा सी, जो कि रूस के तटीय क्षेत्र में उत्तरी भागों में यहां पर स्थित होता है। और इसके रूस के इधर की ओर ये पूरा साइबेरिया का क्षेत्र है रूस का, तो इसलिए साइबेरिया सागर जो है आपके इस पूरे क्षेत्र में पूर्वी भाग में हो जाता है। तो इधर से अगर आप देखें तो पूरे में अगर इनिशियली देखें अगर आप, तो यहां से हम लोगों ने जैसे पढ़ा था, ये चुक्ची सागर पहले होता है, फिर ब्यूफोर्ट सागर है, फिर इसी तरह से मैक्लियोर की खाड़ी है, बैफिन की खाड़ी है, हडसन की खाड़ी है जो आपके पाया जाता है, हडसन जल संधि है, डेविस जल संधि है, लेब्राडोर सागर है, लेब्राडोर की वजह से। फिर ग्रीनलैंड के इस ओर ग्रीनलैंड सागर है, ग्रीनलैंड के पूर्वी भाग में जो आपने ग्रीनलैंड सागर, ये सब आर्कटिक महासागर का क्षेत्र है, तो ये ग्रीनलैंड सागर होता है जो यहां पर स्थित है, ग्रीनलैंड सागर। फिर नॉर्वे के तटीय क्षेत्र में नॉर्वे सागर, फिर बाल्टिक सागर जो कि स्वीडन और फिनलैंड के बीच में है, फिर यहीं पर बेरेंट सागर है जो आपके स्वालबार्ड द्वीप के दक्षिण में होता है या रूस के ऊपरी भागों में। फिर यहीं पर श्वेत सागर होता है, व्हाइट सी, जो कि रूस के तटीय क्षेत्र में स्थित है। नोवा जेमलिया और नोवा स्कोटिया के पश्चिम में जो है बेरेंट सागर, और पूर्व में जो है कारा सागर का क्षेत्र होता है, जो कि इस क्षेत्र में यहां पर मिलता है। इसके अलावा जो है आपका जैसे ये कारा सागर है, कारा सागर के बाद जैसे सिवरनाया जेमलिया भी रूस के द्वीप है जो कि इस क्षेत्र में यहां पर पाए जाते हैं। तो ये जो है आपके नोवाया जेमलिया ये था, ये वाला द्वीप था जो कि रूस का भी हम लोगों ने देखा था। अब ये सिवरनाया जेमलिया है, ये भी जो है इसका द्वीप होता है। इसके पूर्व में लैप्टेव सागर, ये पूरा लैप्टेव सागर होता है, और ये पूरा साइबेरिया का क्षेत्र है, इसलिए पूर्वी साइबेरिया सागर, क्योंकि ये पूरा साइबेरिया है। तो साइबेरिया जो है आपके रूस का साइबेरिया क्षेत्र है, तो रशिया पूरा है ये, तो रशिया रूस का साइबेरिया क्षेत्र होता है जो कि आपके यहां पर दिख रहा है। तो ये पूर्वी साइबेरिया सागर या साइबेरिया सागर के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये सब क्या है, ये सब जो है आपके
एक तरह से आर्कटिक महासागर के भाग हो जाते हैं, पार्ट हो जाते हैं, और ये सब मिल करके, सभी सागरें मिल करके आर्कटिक महासागर को बनाते हैं। तो फिर से देख लें, साइबेरिया सागर, लैप्टेव सागर, कारा सागर, या फिर पश्चिम से अगर हम लोग चलें तो यहां से चुक्ची सागर पहले रूस के तटीय क्षेत्र में, और रूस का ही ये भाग दिख रहा है जिसके इधर जो है साइबेरिया सागर लास्ट में आपने पढ़ा था। साइबेरिया सागर यहाँ है, चुक्ची सागर ये पूरा क्षेत्र है, ब्यूफोर्ट सागर हो जाता है, मैक्लियोर स्ट्रेट हो जाता है, बैफिन की खाड़ी हो जाती है, हडसन की खाड़ी हो जाती है, फिर इसी तरह से लैब्राडोर सागर हो जाता है, डेविस जल संधि जो कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है, जो कनाडा के द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग करती है। फिर इसी तरह से ग्रीनलैंड के पूर्वी भाग में ग्रीनलैंड सागर आ जाएगा, जो ग्रीनलैंड सागर होता है, ये ग्रीनलैंड सागर है, ग्रीनलैंड। फिर नॉर्वे के तटीय क्षेत्र में नॉर्वेयन सी आ जाता है। फिर स्वालबार्ड द्वीप के दक्षिण में बेरेंट सागर, या फिर नोवाया जेम्लिया के पश्चिम में आप कह सकते हैं बेरेंट सागर है, और यही रूस के तटीय क्षेत्र में श्वेत सागर, व्हाइट सी होता है। फिर कारा सागर आपके होता है, कारा सागर के बाद फिर आगे होता है लैप्टेव सागर, इसी के बाद लैप्टेव सागर हो। तो कारा सागर के पूर्व में या सेवर्नाया जेम्लिया जो आपके द्वीप है उसके पूर्व में लैप्टेव सागर है। फिर न्यू साइबेरियन आइलैंड्स हैं, ये साइबेरियन आइलैंड्स है क्योंकि साइबेरिया क्षेत्र है पूरा, तो ये साइबेरियन आइलैंड्स कहलाते हैं, और इसी के पास ये साइबेरिया सागर के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये सब पूरा जो क्षेत्र है जो कि आपने स्टार्टिंग में देखा था, तो ये पूरा क्षेत्र जो है अगर हम ओवरऑल एग्जामिन करें तो ये पूरा क्षेत्र जो है आर्कटिक महासागर का हो जाता है। तो ये यहां से अगर हम लोग देखें तो ये है आपके चुक्ची सागर, ये है ब्यूफोर्ट सागर जो अभी हम लोग ने पढ़ा, हडसन की खाड़ी, ये है बैफिन बे जो है, यहीं पर डेविस जल संधि है, लैब्राडोर सागर है ये, फिर ग्रीनलैंड सागर ये हो जाता है, नॉर्वे सागर ये हो जाता है, बाल्टिक सागर ये हो जाता है, फिर बैरेंट सागर है ये, श्वेत सागर व्हाइट सी यहाँ पर है, फिर इसी तरह से बैरेंट सागर के इस पूर्व में यहाँ पे है कारा सागर, कारा सागर के इधर ये है लैप्टेव सागर, लैप्टेव सागर के इधर साइबेरिया सागर, ये पूरा साइबेरिया सागर। तो ये पूरा रीजन जो है ऊपर का, ये पूरा क्या है, आर्कटिक महासागर का पूरा क्षेत्र हो जाता है, इसी को आर्कटिक महासागर कहते हैं। तो ये सबसे छोटा महासागर है जो कि इस क्षेत्र में पाए। तो वर्ल्ड के मैप में अगर आप देखेंगे ये पूरा जो क्षेत्र है, ये जो पूरा क्षेत्र है इधर की तरफ, और या फिर आप ये कहें कि ये पूरा क्षेत्र जो है इस तरफ, ये पूरा प्रशांत महासागर का क्षेत्र है जो कि यहां पर पाया जाता है। फिर ये जो बीच में एस आकार का आप देख रहे हैं जल का भाग, ये पूरा है अटलांटिक महासागर। फिर ये जो आप भाग देख रहे हैं ये पूरा जो भाग है ये है हिंद महासागर, और ऊपर का जो पूरा क्षेत्र है ये पूरी बेल्ट जो आपके दिखाई पड़ रही है ये एक तरह से है आपके आर्कटिक महासागर। तो इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, जो कि सबसे बड़ा महासागर क्या है, प्रशांत महासागर, जो कि 1/3 एरिया पे पाया जाता है, 1/3 भाग पर, और 165 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में पाया जाता है। अटलांटिक महासागर इसके आधे क्षेत्रफल में था, 82 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में, जबकि जो है आपके 74.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में हिंद महासागर था, और 14.5 लगभग 14.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में आपके आर्कटिक महासागर का क्षेत्र होता है, जो कि इस तरह से पाया जाता है। क्योंकि प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर सब विषुवत-रेखीय क्षेत्र में आ रहे हैं, इसलिए गर्म तो कोई नहीं है, लेकिन ठंडा महासागर आर्कटिक है, क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव के पास जो है आपके पाया जाता है। इसी सबसे ठंडा महासागर कहा जाए तो उत्तर हो जाएगा आर्कटिक महासागर, सबसे कम लवणता वाला महासागर कहा जाए तो उसका आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर, सबसे कम समुद्री जीव वाला महासागर कहा जाए तो वो आपके हो जाएगा आर्कटिक महासागर। इस तरह से सबसे जो है आपके एक तरह से ये आप ये कह सकते हैं कि ये पूरा आर्कटिक महासागर का क्षेत्र हो जाता है, जो कि इस तरह से दिखाई पड़ता है। आर्कटिक महासागर में एक और विशेष चीज, यहां पे प्रशांत में, अटलांटिक में, हिंद में ये सब जलमार्ग बने हुए हैं, बड़े बड़े जहाज चलते हैं, जहाजों का आवागमन होता है, और विश्व की सबसे व्यस्त जलमार्ग जो है हमने आपको बताया था, जो यूएसए को यूरोप से जोड़ रही है, उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग विश्व की सबसे व्यस्त जलमार्ग है। आर्कटिक महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जहां एक भी यहां पे जो है जलमार्ग को डेवलप ही नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? यहां पे जलमार्ग क्यों नहीं है, यहां पे जहाज क्यों नहीं चलते हैं, जली जहाज? इसलिए नहीं चलते क्योंकि टेम्परेचर यहां कम है। टेम्परेचर के कम होने से बड़े बड़े हिम के टुकड़े तैरते रहते हैं, बड़े बड़े विशाल हिम के टुकड़े इसमें तैरते रहते हैं। अब वो हिम के टुकड़े दिखते क्यों नहीं है? रात के अंधेरा होने की वजह से नहीं दिखाई पड़ेंगे,
हिम के टुकड़े पानी के अंदर तैरते रहते, पानी भी चमकता रहता है, वो भी चमकता रहता है। दिन के समय क्यों नहीं दिखाई पड़ते? तो दिन के समय भी आप देखते हैं कि जो पानी के साथ जो इसका रंग होता है, रात के अंधेरे में नहीं दिखाई पड़ते। और दिन में क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो पूरा जल चमकता रहता है। तो समुद्र का जब जल चमकता रहता है तो उस चमक की वजह से आपके हिम के टुकड़े जो सबमर्ज्ड रहते हैं, बड़े बड़े हिम के टुकड़े, कई 100 किलोमीटर लंबे टुकड़े होते हैं, कई 100 किलोमीटर लंबे, 200, 500 किलोमीटर लंबे हिम के टुकड़े होते हैं, वो सब इसमें तैरते रहते हैं। तो अगर कोई जहाज आता है तो जहाज को पता नहीं होता कि बड़ा हिम का टुकड़ा यहां पे है, आकर के चलता हुआ तेज जहाज जाकर टकरा जाएगा तो टूट जाएगा। तो इस तरह से जहाज, बहुत सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं और बहुत सारे जहाज जो है टूट चुके हैं इस आर्कटिक महासागर के क्षेत्र में। इसीलिए यहां पर जलमार्ग विकसित नहीं किया गया। इसलिए यह प्रश्न सिविल में पूछा गया था, किस महासागर में जलमार्ग विकसित नहीं किया गया है? तो वो है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर में जलमार्ग विकसित नहीं है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये 4 बड़े महासागर हो जाते हैं जो कि इस तरह से स्थित होते हैं। तो इन्हीं को जो है आप महासागरों की विस्तृत विवरण अब आपने पढ़ लिया, सारी चीजें हैं। और आर्कटिक महासागर की एक विशेष चीज और आपको बता दें, स्टार्टिंग में हमने बताया था कि पूरी पृथ्वी पर 57 गर्तें पाई जाती हैं, 57 है, जिसमें से 32 गर्त जो है, ये 32 गर्त प्रशांत महासागर में है, 19 गर्तें पाई जाती हैं कहां? अटलांटिक महासागर में, 6 गर्तें पाई जाती हैं हिंद महासागर में, और आर्कटिक महासागर में एक भी गर्त नहीं है। तो अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि किस महासागर में एक भी गर्त नहीं पाई जाती, तो वो होगा आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर में एक भी गर्त नहीं है। तो 57 गर्तों में से 32 प्रशांत महासागर में है, 19 जो है आपके अटलांटिक महासागर में है, और 6 गर्तें जो है आपके हिंद महासागर में है। आर्कटिक महासागर में एक भी गर्त नहीं पाई जाती। तो आर्कटिक महासागर में गर्तों की उपस्थिति नहीं है। तो ये जो है आपके इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, और ये टॉपिक हो जाता है कि महासागरों की जो है विश्व वितरण, जिसमें आपने तटीय क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी देश और सभी सागरों के बारे में या सब इंपॉर्टेंट चीजें जो है आपने पढ़नी। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत इंफॉर्मेटिव है। पूरे विश्व के बारे में अब आप जान गए होंगे, बहुत सारे विश्व के तटीय क्षेत्र, सब कितने देशों के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी इस टॉपिक को पढ़ करके। तो इतने समय से ये टॉपिक चल रहा है और सभी तटीय क्षेत्र में पाए जाने वाले समस्त देशों के विस्तृत विवरण हम लोग ने किया है। इसलिए सारे चीजें हम लोग जो है आपके इस टॉपिक के अंतर्गत जान गए कि कौन कौन से देश, कौन कौन से स्थान या कौन कौन से सागर कहां कहां पर स्थित हैं और किस नामों से जाने जाते हैं, क्या इनकी विशेष चीजें हैं। ये सारी चीजों को एक्सप्लेन किया गया है इस जो है आपके जो है टॉपिक के अंतर्गत। तो यहां पर आकर के हम लोगों का ये टॉपिक खत्म होता है, महासागरों की आंतरिक संरचना।